सबसे पहले हम यहाँ पे MySQL ओपन कर लेते हैं और MySQL में हमने कल पढ़ी थी कुछ क्वेरी क्रिएट करने की क्वेरी पढ़ी थी। उसके साथ साथ हमने MySQL के अंदर बात करी थी जो एग्रीगेट फंक्शन है उनके बारे में बात करी थी। कुछ SQL के कंस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं आज पहले कि SQL के कंस्टेंट कौन कौन से होते हैं। कोई बताएगा भाई कंस्टेंट के बारे में, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंस्टेंट क्या है? पर्टिकुलर कॉलम पे कोई भी स्पेसिफिक रूल्स अगर आपको अप्लाई करने हैं तो वो हमारे पास वो रूल्स क्या कहलाते हैं? कंस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। और एसक्यूएल में अगर हम बात करें कौन कौन से कंस्टेंट होते हैं तो आप प्राइमरी की कंस्टेंट लगा सकते हैं, फॉरेन की लगा सकते हैं, यूनिक की लगा सकते हैं, जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या हो गया हमारे पास? प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, हमारे पास यूनिक की हो गया, नोट नल कंस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। आज ग्रुप में भेजा हुआ था एक बच्चे ने कि डिफॉल्ट के लिए उन्होंने डेट का डिफॉल्ट कंस्टेंट लगाया था, तो डिफॉल्ट कंस्टेंट का हम यूज कर सकते हैं। चेक कंस्टेंट का यूज कर सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए या इससे कम या इसके बीच में, उस तरह की कुछ चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये कुछ एसक्यूएल के कंस्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले इन कंस्टेंट को देखेंगे किस तरह से अप्लाई करते हैं। कंस्टेंट को अप्लाई करने के लिए एक तरीका तो ये है आपके पास, ये कंस्टेंट सारे के सारे आप जो भी लगाना चाहते हैं जब टेबल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप ऑल्टर कमांड से भी क्रिएट टेबल के साथ भी यूज किए जा सकते हैं, या हमारे पास जो ऑल्टर टेबल नाम की कमांड होती है ऑल्टर से भी, यानी टेबल अगर बन गई, कंस्टेंट आप पे नहीं लगाए तो बाद में लगा सकते हैं। अगर क्रिएट टेबल के साथ लगा रहे तो क्या इसका रूल होता है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम के बाद ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम देते हैं, उसका डेटा टाइप देते हैं, डेटा टाइप के बाद आपको क्या देना है? कंस्टेंट का नाम देना है। तो आप कंस्टेंट का नाम वहीं पे स्पेसिफाई करें, हमारे पास वो कंस्टेंट लग जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि हम कुछ कंस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनमें से हमारे पास मेन कंस्टेंट क्या है, वन बाय वन हम वो कंस्टेंट लगा के यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो एक हम बात करेंगे कि प्राइमरी की, एक ही साथ अलग अलग बनाने की हमें जरूरत नहीं है, पहले इनको एक साथ कर लेंगे हम कि हमने प्राइमरी की लगाएंगे। यूनिक की के बारे में, ठीक है, यूनिक की। हाँ बेटा, सर वीडियो ना पॉज हो रही है, शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है नेट में, मैं दोबारा रिज्वाइन कर लूं? दोबारा कर लो। नोट नल हो गया, चेक कंस्टेंट हो गया हमारे पास, डिफॉल्ट कंस्टेंट हो गया हमारे पास, और फॉरेन की कंस्टेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंस्टेंट है, इनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉरेन की को हम बाद में, इसमें दो टेबल की जरूरत पड़ेगी, पहले एक टेबल लेंगे और उस टेबल पे ये वाले कंस्टेंट हम लगा कर देखेंगे। प्राइमरी की, यूनिक की, नोट नल, चेक और डिफॉल्ट एक ही साथ अप्लाई करेंगे, अलग अलग टाइप के कॉलम लेंगे। ठीक है, अगर आप मान लिया यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट की, सुपर की वगैरह, अल्टरनेट की वगैरह, ये हमने कुछ नहीं लिखे, ये प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सब थ्योरेटिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमारे पास ये होते हैं। वैसे हम इंडेक्स भी बना सकते हैं, इंडेक्स भी हमारे पास एक कंस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स वगैरह जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है कि आपको इंडेक्स भी बनानी है वहां पे। तो कंस्टेंट में ये आपके सिलेबस में ये आपको आने चाहिए, ये कंस्टेंट बनाने। ठीक है, अगर हम मान लें डीएसएसबी का सिलेबस पढ़ते हैं या और आगे पढ़ते हैं तो उनमें तो हमें वो भी चीजें करनी पड़ती हैं उसके बारे में भी, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक टेबल लेंगे और उसमें एक कंस्टेंट लगाएंगे। कल हमने एक डेटाबेस बनाया था, क्या नाम था, याद है किसी के? कल या लास्ट क्लास में बनाया होगा, HPSC के नाम से बनाया था। क्रिएट, वो क्रिएट तो कर ही रखा हमने, यूज कर लेते हैं तो डायरेक्ट उसी को HPSC। ठीक है, इसमें हमने एक टेबल बनाई थी, तो टेबल कौन सी बनी हुई थी? EMP नाम की टेबल इसमें पहले से बनी हुई थी। इसको मैं डिलीट मारना चाहता हूँ टेबल को, कौन सी कमांड लगेगी?
ड्रॉप, टेबल ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ड्रॉप के साथ टेबल कीवर्ड भी लगेगा, ठीक है। अगर आप ड्रॉप को डायरेक्ट लिख दोगे, ईएमपी कर देंगे, तो हमारे पास ये नहीं, क्योंकि ड्रॉप हमारे पास डेटाबेस के साथ भी काम करता है, टेबल के साथ भी। तो ड्रॉप के साथ अगर डेटाबेस कीवर्ड लगाओगे तो वो डेटाबेस को चेक करेगा, उसको ड्रॉप करेगा। अगर आप टेबल लगाओगे तो टेबल को देखेगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, ना डेटाबेस ना टेबल, तो ये काम नहीं। टर्नकेट वाला जो होता है उसमें वो होता है, ऑप्शनल होता है, आप टेबल लिखो या ना लिखो वो टेबल के साथ ही चलता है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप टेबल के साथ भी चलता है, डेटाबेस के साथ भी, तो आपको मेंशन करना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। और ड्रॉप भी हमारे पास डीडीएल टाइप की कमांड है और टर्नकेट भी डीडीएल टाइप की होती है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे देखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इस टेबल में हमारे पास ये वाला डेटा है। अगर आपको केवल डेटा को रिमूव करना तो हम यहाँ पे टर्नकेट लगा सकते हैं। डिलीट से एक स्पेसिफिक रो भी हो सकती है, अगर वेयर कंडीशन लगाएं। डिलीट करने के लिए डेटा को हमारे पास दो कमांड होती है, एक डिलीट और एक टर्नकेट। डिलीट से सिंगल या मल्टीपल रोज भी हम डिलीट कर सकते हैं और पूरी की पूरी टेबल की सारी रो भी डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रो या मल्टीपल रो ही हमें करनी तो हम वेयर की कंडीशन लगा देंगे, अगर सारी करनी तो कोई वेयर की कंडीशन देने की जरूरत नहीं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख देते हैं बस। लेकिन मान डिलीट लो में हमने एक बार ये कर दिया, सारा डेटा डिलीट कर हाँ। दिया या टर्नकेट कर दिया, हाँ, और हमें लगा कि ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो हाँ। गई, फिर रोल बैक कर सकते हैं। तो रोल बैक बेटा तभी होगा लेकिन जब आपने ट्रांजैक्शन के थ्रू इसको बनाया होगा, ठीक है। तो रोल बैक तब होता है हमारे पास डेटा जब आपको बिगिन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन के बीच में हमारे पास कुछ क्वेरी करी हुई है, ट्रांजैक्शन के एंड होने से पहले, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। जब वो कमिट हो जाती है उसके बाद वो भी रोल बैक नहीं होती, ठीक है। और ये वाली रोल बैक नहीं होंगी यहाँ पे, वो हमें पहले बिगिन वाले करने होंगे। अगर उसके बारे में आपको टीसीएल कमांड कैसे काम करती है, एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, अगर आपने देखी होगी उसमें टीसीएल डीसीएल सब बताई हुई है, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं वो चीजें, बैकअप कैसे लिया जाता है, सारी चीजें। अभी हम यहाँ पे अगर बात करेंगे टर्नकेट की और डिलीट की, डिलीट भी अगर वेयर नहीं लगाते तो सारी रो को डिलीट कर देता है टर्नकेट भी, लेकिन डिलीट 1 बाय 1 करता है, पहले एक रो, फिर सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मान लिया डिलीट कमांड हम यूज कर रहे हैं और आपकी टेबल में 1000 रो है, तो उसको मान लिया डिलीट करने में 1000 मिली सेकेंड लग रहे, उसी ड्यूरेशन में कोई दूसरी कमांड चला दी तो वो कमांड भी उसमें अप्लाई हो जाएगी। मान लिया कोई नई रो ऐड होगी तो वो हो जाएगी, वहां पे कोई दूसरा यूजर कर रहा है। लेकिन जब टर्नकेट कमांड चलती है तो वो सारी रो को एट ए टाइम कर देती है, वो कंट्रोल ए की तरह काम करती है, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल और फिर डिलीट। तो उस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी यूजर कोई सी भी कमांड उस टेबल पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो टर्नकेट को हम टेबल कीवर्ड लिखना या नहीं लिखना वो ऑप्शनल है, ईएमपी ऐसे ही लिख देंगे तो हमारे पास ये डिलीट हो गया सारा डेटा, और यहाँ पे अब एम्प्टी सेट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल 0 रो निकल के आ गई आपके पास, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हो गया यहाँ पर। अब हमें टेबल ही डिलीट करनी, क्योंकि टर्नकेट करने से टेबल की स्ट्रक्चर बची रहती है, आप उसमें बाद में डेटा ऐड कर सकते हो। तो डिस्क्राइब ईएमपी करेंगे तो टेबल की स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब हमें ये भी करनी है डिलीट, तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया और ये डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे तो ये कहेगा ये टेबल ही एग्जिस्ट सर ये जो कमांड है थोड़ा विजिबिलिटी इनकी कम है। देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से ईएमपी टेबल बनाएंगे और कंस्टेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है हमारे पास, मान लिया हम ईएमपी नाम की ही टेबल बनाते हैं, ठीक है। कंस्टेंट ऐड करेंगे, आईडी है इंटीजर में ली हमने और इसको प्राइमरी की कर दिया। तो प्राइमरी की कंस्टेंट हम इसी तरह से कंस्टेंट का नाम उसके डेटा टाइप के बाद में हम लिख देते हैं, तो कंस्टेंट ऐड हो जाता है हमारे पास। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा, मान लिया उसकी ईमेल आईडी लिखी और ईमेल जो है वो वेरकेर में हमने कर ली है कि वेरकेर 20 में यहाँ पे लिखी जाए। उसके बाद वेरकेर 20 के बाद हमने इसमें कर दिया कि ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनिक की लिख देंगे, ठीक है।
आप अगर क्वेरी आपके पेज से बाहर जा रही है तो क्वेरी में जब तक सेमीकोलन नहीं लगा हुआ आप कितनी भी बार एंटर कर सकते हो, तो वो अपने आप नीचे मल्टी लाइन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ईमेल वेरकेर में हमने कर दिया यहाँ पे यूनिक की। ठीक है, इसके बाद आपको एक कंस्टेंट बताया नोट नल का, कि आप नेम लिखेंगे और नेम भी वेरकेर है लेकिन सबका नाम देना मैंडेटरी है मान लिया, तो आपने कर दिया नोट नल। नोट नल का मतलब मैंडेटरी होगा, यूनिक का मतलब क्या होगा कि वो नल हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो सकता। किसी की ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, वो हमारे पास क्या हो सकता है, नल हो सकता है। ठीक है, और यूनिक में कितने भी नल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही नल होगा, कितने भी आप नल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है हमारे पास क्या नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं हो सकता, डुप्लीकेसी नहीं आ सकती हमारे पास। जब हम डुप्लीकेसी की बात करते हैं तो डुप्लीकेसी नहीं होगी। चेक हमें यूज करना, तो चेक मान लिया एज हम लिखना चाहते हैं और एज को डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एज लिखी जाए वो 18 साल से ज्यादा हो। एम्प्लॉय की टेबल बना रहे तो 18 साल से ज्यादा एज हमें यहाँ पे लिखनी है, तो चेक कंस्टेंट से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप चेक कंस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मान लिया हमने कर दिया यहाँ पे एज किया और एज में इंटीजर में ही ले ली एज भी, और चेक लगा दिया यहाँ पे चेक कंस्टेंट में क्या कर दिया, हमारे पास कितनी होनी चाहिए एज, हमने कहा कि एज जो है हमारे पास 18 से ज्यादा होनी चाहिए, तो एज नाम का एक कॉलम है। ठीक है, ग्रेटर देन 18 हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब आप ये बताओ कौन सा कंस्टेंट बच गया, एक डिफॉल्ट वाला और बच गया। डिफॉल्ट का भी एक ले लेते हैं, मान लिया डेट ऑफ बर्थ जैसे वो ले रहे थे वो ही ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डेट, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं हम कितनी, 2005। ठीक है, ये 2004 कर देते हैं और यहाँ पे 5-15 ये कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे एज लिखा था, एज इंटीजर में है, और यहाँ पे हमने कहा था चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। चाहिए सर। देखो हम एंटर डिफॉल्ट करते वैल्यू को हैं ब्रैकेट में दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को। बेटा डेट केवल न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू जो होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं, वेरकेर टाइप की यानी टेक्स्ट टाइप की, डेट टाइप की कोट में रहती हैं। ठीक है, उनको सिंगल या डबल कोट में लिखो। तो हमारे पास ये क्वेरी ओके है। ठीक है, हमारे पास क्वेरी ओके हो गई, चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि हमने पूछ लिया कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही होगी और वेयर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे ईएमपी को, और एंटर किया, हमारे पास ये सारी चीजें बन के आ गई। डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी दी है, ये प्राइमरी की है, ये हमारे पास यूनिक की है, इसमें नल वैल्यू आ सकती है, इसमें नहीं आ सकती, ये नॉट नल की हुई है। ठीक है, अब अगर इसी क्वेरी को जो हमने ऊपर क्वेरी करी है, इस क्वेरी में मैंने EMP की जगह EMP1 कर दिया। ठीक है, हाँ बेटा। सर कल आपने बताया था एक्स्ट्रा में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा में होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में तो नहीं आए, अभी भी एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कंस्टेंट कौन से लगाए हमने अभी? सर एक बार स्क्रीन को ना स्क्रॉल करेंगे हाँ, आप बस अब देखो हमारे पास यहाँ, हाँ हाँ बोलो। मेन और चेक कंस्ट्रेंट में कोई डिफरेंस है? किसमें? मेन हो गया सर, एक तो जो कॉलम पे लगता है किसी वैल्यू पे, मेल, डोमेन कंस्ट्रेंट। अच्छा डोमेन, डोमेन जो है हमारे पास, डोमेन और चेक में डिफरेंस है। चेक के थ्रू हम डोमेन की वैल्यूज को लिमिटेड कर सकते हैं, वैसे जैसे हमारे पास एज है, एज में आप कैसी भी वैल्यूज डाल सकते हैं। इंटीजर लिखा तो इंटीजर तो मतलब पूरे न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कुछ भी डालो आप।
ठीक है भाई, कोई भी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कितनी भी डालो तो उसका डोमेन क्या है, इंटीजर का सेट है पूरा, ठीक है। और अगर आपने कर दिया ग्रेटर देन 18 तो अब उसमें क्या हो गया, लिमिटेड होगी, इंटीजर तो है लेकिन 18 से ज्यादा वाली है बस, ठीक है, वो हो गया। तो बस है डोमेन ही, डोमेन को स्पेसिफाई कर दिया, डोमेन को लिमिटेड हमने कर दिया। अब देखो मैंने EMP1 नाम की एक टेबल बनाई है, एक बच्चा कह रहा था कोमा लगाना है, मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए कि हमारे पास ये क्वेरी चल जाएगी या नहीं चलेगी, सही सर। है चलेगी? नहीं चलेगी, बस चेक कितना होगा। नहीं चलेगी सर, चेक कॉलम के साथ हमने वो लगाया है ना कॉन्स्टेंट, तो तो हमने बीच में कोमा। देखो एंटर करेंगे, हमने बेटा चेक करा है तो उसमें कॉलम का नाम दे तो दिया, ये कौन सा कॉलम है वो, अच्छा ठीक है। कंस्टेंट जो है आपने यहाँ पे हो गया आपके पास, आप कोई पर्टिकुलर कंस्टेंट बाद में भी यूज कर सकते हैं, ये खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं लगाया आपने, उसको बाद में लगाना चाहते हो बाद में लगा दो। तो कोमा लगा के भी आप अगर चलाना चाहते हैं, कोमा लगा के भी हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है बिना कोमा के करना चाहते हैं, बिना कोमा सेम। अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास प्राइमरी की है, प्राइमरी की भी आप कंस्टेंट कॉलम के नाम के बाद नहीं देना चाहते, उसके बाद अगर मान लिया प्राइमरी की से ही क्वेश्चन आ गया, आप अलग अलग 3 तरीके से उसको 5 नंबर में दिखाना, एक पेज ही भरना मान लिया आपको, तो देखो SQL वाले क्वेश्चन तो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपका एक पेज में ही आ जाएगा, क्वेरी चलानी एक एक लाइन ही तो लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो लेकिन अगर उसको आपको एक्सप्लेन करना थियोरेटिकल है, वैसे दिखा रहे हैं आप, क्वेरी नहीं है, बस आपसे पूछ लिया प्राइमरी की को एक्सप्लेन करो, तो आप अलग अलग तरीके से उसको लिख के बता सकते हो, ठीक है। वो आपके पास ऑप्शन है। पहला हमारे पास क्या है, प्राइमरी की हमने ऐड करी, कहां पर, आईडी लिखा, इंट लिखा, उसके बाद ही प्राइमरी की लिख दी। दूसरा प्राइमरी की को भी आप बेटा इसी तरह से डिनोट कर सकते हो जैसे हमने चेक वाले को करा। जैसे अब हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, क्रिएट टेबल बनाते हैं EMP2। ये चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही है कि आपके पास अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और लिखने के लिए आपको एक लाइन ही पता है कि ऐसे प्राइमरी की, तो आप कंटेंट कैसे लिख पाओगे वहां पर। तो आपको अलग अलग तरीका या डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग वे पूछे गए, तो वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने ईमेल थी, उसके बाद ये दूसरा बन गया, इसके बाद हमारे पास अब ये चेक वाले को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे लास्ट में कोमा लगा दिया, ठीक है। प्राइमरी की वहां से हटा देते हैं, अब वहां पे जाएगा नहीं, कर्सर आ गया इधर, तो इसको एक काम करते हैं, इसमें एरर लगा देते हैं हम कुछ भी, ऐसे कर देते हैं। चलो ये यहाँ पे वापस जाते हैं, EMP2 है हमारे पास, यहाँ पे हम प्राइमरी की नहीं लिखते, यहाँ से हटा देते हैं। प्राइमरी की एक तो आप यहीं पे दे रहे थे, अब हमने यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, दूसरी चीज है यूनिक वाली, और इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं ये एरर देने से क्या हो गया इसको, वो क्वेरी नहीं चली बस, नहीं तो टेबल बन जाती है, और हमें टेबल नहीं बनानी थी, ठीक है। टेबल हम अब बाद एडिट में नहीं कर पा रहे थे ना पहले, हम एडिट कर पा रहे थे। हाँ वो क्योंकि एंटर कर चुके थे ना हम, ठीक है, तो उस लाइन से बाहर आ चुके थे, उसी लाइन में एडिट कर पाते। अब यहाँ पे हमने बाद में लिख दिया प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है SQL में, तो इसके अलग अलग तरीके आपको आने चाहिए। प्राइमरी की लिख दिया, और यहाँ पे कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाना, ये बना दिया, ठीक है। आईडी को प्राइमरी की बना दिया, एंटर करा, तो हमारे पास EMP2 नाम की टेबल बन गई है यहाँ पे, ठीक है। सर एक दो जगह पे पता क्या देखा था, हाँ जिस तरह हमने अब प्राइमरी की दिया ना, ब्रैकेट में आईडी दिया है, हाँ, वहाँ पे क्या कर रखा था कि मोर देन 1 कॉलम को भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे बेटा मान लिया आप आईडी और ईमेल के हाँ लगा सकते हैं, आप आईडी और ईमेल का कॉम्बिनेशन से बनाना चाहते हैं,
ठीक है। आईडी और ईमेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की। उसका मतलब, प्राइमरी की इसका मतलब क्या होगा कि आईडी यूनिक नहीं है, ईमेल यूनिक नहीं है। ये बंद करो भाई बेटा, नॉइस बहुत हो रही है। किसने माइक्रोफोन ऑन किया है बेटा, बंद कर दो, हो गया चलो। तो आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से यूनिक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, आप क्रिएट टेबल EMP3 ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। EMP3 आपने ली, एंटर किया। आप इसके बाद यहाँ पे यूनिक, आप कह रहे हैं मल्टीपल भी हम लगाना चाहते हैं, जैसे नेम ही है, नोट नल भी कर दिया आपने, और कॉमा और स्पेस देके मतलब आप कुछ और भी देना चाहते हो उसको, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ स्पेस देके आपको मान लिया इसको, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी कोई, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। या डेट ऑफ बर्थ ही है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ का जैसे हमने क्या किया है, डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है ये। इसके साथ इसमें नोट नल भी आप लगाना चाहते हो, तो नोट नल भी हमने लिख दिया, ठीक है। एज है हमारे पास, एज पे ये कंस्टेंट हमने लगा दिया, चेक वाला कंस्टेंट लगा दिया। तो मल्टीपल कंस्टेंट भी लगा सकते हो। प्राइमरी की हम कॉम्बिनेशन से बनाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, जैसे आईडी का और हमारे पास जो है हम ले लेते हैं ईमेल का, इनके कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बने, ठीक है। तो इस तरह से कोमा लगा के इसमें कितने भी आप लगा के कर सकते हो, तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन गई ये टेबल क्रिएट होगी। डिस्क्राइब EMP3 करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ गए। तो अब प्राइमरी की इस पे भी लगती है और इस पे। तो अगर मल्टीपल कॉलम को आपको देखो प्राइमरी की बनाना, प्राइमरी की एक सिंगल होती है एक टेबल में, लेकिन यहाँ आप देखोगे स्ट्रक्चर में आपको लग रहा कि आईडी भी है और ईमेल भी है। इसका मतलब क्या है, आईडी और ईमेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस तरीके से बना सकते हैं, है प्राइमरी की एक ही लेकिन कॉम्बिनेशन से बनी है वो। और कैसे बना सकते हैं बेटा बताओ, प्राइमरी की को ऐड करने का टेबल में और क्या तरीका है? ऑल्टर से कर सकते हैं। उल्टा कर सकते हैं। ऑल्टर से कर सकते हैं। ऑल्टर से कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल, ऑल्टर वाली कमांड भी इंपॉर्टेंट कमांड है। ऑल्टर कमांड का क्या काम होता है? ऑल्टर टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करता है, ऑल्टर टेबल ठीक है। प्राइमरी। तो जो हमारे पास ऑल्टर वाली कमांड है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ऑल्टर कमांड कैसे काम करती है। इसका बेसिकली काम होता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यूज है हमारे पास, मतलब कॉलम है, तो उस कॉलम पे क्या क्या काम करती है ऑल्टर टेबल? कॉलम को ऐड करना, हमारे पास कोई नया कॉलम टेबल बन गई उसमें कोई नया कॉलम हमें ऐड करना, तो किससे कर सकते हैं? ऑल्टर टेबल से कर सकते हैं। अगर कॉलम हमें कोई डिलीट करना है एग्जिस्टिंग टेबल में से, एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना, तो ऑल्टर से कर सकते हैं। कोई कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, वो कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉलम का नाम भी चेंज करने का ऑप्शन होता है हमारे पास कुछ डेटाबेस के अंदर, वो कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ DBMS सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है आपको कोई प्राइमरी की या कोई भी कंस्टेंट ऐड करना हो या डिलीट करना हो, वो भी हम ऑल्टर से कर सकते हैं। ऑल्टर केवल टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करती है, DDL टाइप की कमांड होती है ये, और इस कमांड के अंदर जो है टेबल की स्ट्रक्चर या कॉलम पे, बेसिकली कॉलम के साथ यहाँ पे हम यूज करेंगे। ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स होता है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अगर कॉलम ऐड करना तो ऐड कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, ये हम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्टर वाला, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड से हमारे पास क्या है, ऑल्टर टेबल होती है। अगर मान लिया आपको कोई कॉलम ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, तो कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल भी कीवर्ड भी हमें यहाँ पे यूज करना है। फिर टेबल का नाम, जैसे हमारे पास EMP नाम का की टेबल थी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना? ऐड करना कॉलम, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कॉलम का जो नाम देना आपको, मान लिया एक कॉलम हमने सैलरी नाम का ऐड करना है और उसका डेटा टाइप लिखना है फ्लोट में, फ्लोट 8,2। तो ये क्वेरी हम यहाँ पे
लगा देंगे। इस क्वेरी में हमें एक चीज और ध्यान रखनी, यहाँ पे जो हमने ऐड लिखा, यहाँ पे इसकी जगह हम ऐड कॉलम भी लिख सकते हैं। दोनों हमारे पास चल जाते हैं, ऐड से भी चल जाता है, ऐड कॉलम से भी चल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ड्रॉप करना तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे हम, और ड्रॉप के बाद हमें कॉलम का नाम देना होता है, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है हमें। और ड्रॉप के साथ आप ड्रॉप कॉलम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कॉलम लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम भी अगर हमें चेंज करना है तो कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमारे पास कि कॉलम जो कीवर्ड है यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है हमारे पास। अगर डेटा टाइप चेंज करना तो हम मॉडिफाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करने का यूज करेंगे या ऑल्टर कॉलम का यूज कर लेंगे। यहाँ पे एसक्यूएल में जो हमारे पास माई एसक्यूएल है वहां पे मॉडिफाई का यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में ऑल्टर का ही कर लेते हैं। तो मॉडिफाई यहाँ पे जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप कॉलम है, ऐड कॉलम है, ऐसे डेटा टाइप चेंज करने के लिए मॉडिफाई, और हमारे पास इसमें भी मॉडिफाई के साथ कॉलम आप लगा सकते हैं। मॉडिफाई लिख दो या मॉडिफाई कॉलम, और फिर डेटा जो भी कॉलम का नाम है, जैसे सैलरी है, और सैलरी के बाद जो नया वो बनाना आपको डेटा टाइप, तो न्यू टाइप आप दे सकते हो। इस तरह से यहाँ पे कॉलम का नाम जैसे सैलरी वाला हमें डिलीट करना तो सैलरी आप लिख देंगे। ठीक है, प्राइमरी की अगर हमें ऐड करनी है, डिलीट करनी, तो कैसे करेंगे भाई इसमें ऑल्टर के साथ, बताओ। तो ऐड करेंगे, प्राइमरी की क्या है हमारे पास, प्राइमरी की हमारे पास एक कांस्टेंट है। मॉडिफाई से नहीं ऐड हो जाएगी? किससे? ऐड मॉडिफाई से नहीं होगी सर। तो ऐड कर देंगे ना, मॉडिफाई टेबल नेम, मॉडिफाई टेबल, मॉडिफाई से नहीं ऐड हो सकती, मतलब हाँ, जो पहले नहीं थी। भाई देखो मॉडिफाई आप कर रहे हो वो वैसे डेटा टाइप के लिए, डेटा टाइप के बाद नाम लिख दो, उससे हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, वैसे लेकिन अगर आपको कांस्टेंट भी बनाना तो फिर कांस्टेंट का नाम भी आप देंगे, उससे भी हम कर सकते हैं। कांस्टेंट के नाम से ये फायदा होता है, अगर आपको रिमूव करनी है ऐसे ही नॉर्मली तो कांस्टेंट के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम ऐड करेंगे और कॉलम का नाम, उसके बाद उसमें प्राइमरी की वगैरह जो भी हमें देनी वो भी। अगर कोई नया कॉलम बना रहे, ठीक है, उस केस में है वो हमारे पास। और अगर हमारे पास केवल प्राइमरी ही की ऐड करनी तो ऐड प्राइमरी की, और किस कॉलम पे करनी वो हम कर दें। अब यहाँ पे हम पहले यही देखेंगे, प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम कि प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे। एक टेबल हम बनाते हैं उसमें प्राइमरी की नहीं लेते, जैसे क्रिएट टेबल EMP4 हमने ले लिया, और EMP4 में ये 2 कॉलम रख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है हमने 2 ही कॉलम ले लिए, इसमें आईडी और ईमेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे प्राइमरी की बनाना है इस आईडी को, तो ऑल्टर लगाएंगे यहाँ पे टेबल। ठीक है, टेबल का नाम है EMP4 ऐड प्राइमरी की। ठीक है, और प्राइमरी की क्या कर दी हमने, आईडी कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेरी हो गई है। तो डिस्क्राइब करेंगे बेटा हम, यहाँ पे अगर हमने EMP4 किया तो यहाँ पे अभी हमारे पास प्राइमरी की नहीं लगी हुई। अब हमने ये वाली क्वेरी लगाई, एंटर किया, और अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसमें प्राइमरी की हमारे पास लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर हमें ड्रॉप करनी तो ड्रॉप करेंगे और प्राइमरी की लिख देंगे, वो एक ही कॉलम पे होती है, आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। ऑल्टर कॉलम टेबल वो लगाएंगे हम यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप प्राइमरी की। कॉलम का नाम बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि एक ही प्राइमरी की होती है, जहां भी लगी हुई सब जगह से हट जाएगी, वो एक ही जगह लगी होगी। अगर मल्टीपल का कॉम्बिनेशन करके बनाई तब भी हट जाएगी। अब डिस्क्राइब करोगे, यहाँ से वापस से हट चुकी है हमारे पास क्या, प्राइमरी की। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को कैसे यूज कर सकते हैं, कॉलम के नाम का डेटा टाइप के साथ ही दे के लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं हम। और हमने यहाँ पे देखा कि हम प्राइमरी की को ऑल्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि अगर हमारे पास फॉरेन की हमें ऐड करनी तो वो कैसे हम करेंगे। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम ग्रुप बाय, हैविंग और जॉइन वगैरह समझेंगे, सीक्वेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फॉरेन की को ऐड करने का। फॉरेन की के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने हैं कि डायरेक्ट फॉरेन की लिखने से कि सेम कॉलम का नाम लिख दिया, एक टेबल बनाई, उसमें जो प्राइमरी की वही नाम दूसरी टेबल में बना दिया, वो फॉरेन की नहीं बन जाती। फॉरेन की का मतलब रिलेशनशिप बनाना होता है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखने से फॉरेन की नहीं बनेगी। रिलेशनशिप ऐसा कि एक टेबल में चेंजेस होंगे तो दूसरी में भी होने चाहिए। तो अपडेट, कैस्केड वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल चीजें यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। मान लिया एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। ये दो कॉलम हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी टेबल है एक ईएमपी नाम की टेबल है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है, और एम्प्लॉय की आईडी है। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम और आपको दे दिया एक डिपार्टमेंट की आईडी। ये 3 कॉलम बनाने हैं हमें यहाँ पे। आपके पास फॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको प्राइमरी की कैसे करनी, उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की डेफिनेशन, उसके 2-3 पॉइंट जो होते हैं वो आप बताओगे, कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। फॉरेन की के पॉइंट आपको पढ़ाई दिए क्या लिखने हैं, बनाने का तरीका और मैं बता देता हूँ। जो एग्जाम्पल सहित आपको देना तो वो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाली मान लिया प्राइमरी की है, ठीक है, और इस टेबल की प्राइमरी की ये है, तो फॉरेन की क्या होगी हमारे पास, DID हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास फॉरेन की। अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज हो रही तो वो वहां पे क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास पहले ये एग्जिस्ट करेगी तभी वो आएगी वहां पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाली टेबल हमें पहले बनानी पड़ेगी, ये टेबल कहलाएगी पेरेंट टेबल, ठीक है, और इस टेबल का डेटा ही हमें पहले एंटर करना पड़ेगा, और ये वाली टेबल होगी चाइल्ड टेबल। फिर हम यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर मान लिया डिपार्टमेंट की आईडी है 101 और 102, 2 डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक IT और एक एडमिन। तो यहाँ पर DID की 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या तो 101 या 102। इसके अलावा नल हो सकती है, या तो फॉरेन की नल भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, लेकिन 101 102 नल के अलावा और कुछ वहां पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमली, ठीक है। तो जो चाइल्ड टेबल होती है उसमें इंसर्शन एनोमली होती है। इंसर्शन एनोमली का मतलब है जो पेरेंट टेबल में वैल्यू है केवल वही एंटर कर सकते हैं आप चाइल्ड टेबल में, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते फॉरेन की में। और जो पेरेंट टेबल है उसमें डिलीशन एनोमली होती है। इसका मतलब ये है अगर मान लिया 101 की एंट्री यहाँ है तो यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या अगर आपको डिलीट वगैरह करनी है तो फिर डिलीट कैस्केड वगैरह हमें यूज करने पड़ेंगे कि यहाँ से हो तो वहां से ऑटोमेटिक हो जाए, यहाँ से अपडेट हो तो वहां से ऑटोमेटिक हो जाए, तो वो फिर अलग चला जाता है। अभी हमें केवल क्रिएट करने के बारे में पहले सोचना है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये हैं, यहाँ पे नाम लिखे हैं राम, राज और सैम। तो ये आप टेबल के थ्रू एक एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे 101, इसकी भी 101, इसकी 102। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक एग्जांपल 2 टेबल में कैसे रिलेशनशिप। प्रैक्टिकली अगर हमें करना तो ये 2 टेबल हमें क्रिएट भी करके दिखानी पड़ेंगी भाई। तो क्रिएट करने के लिए पहले कौन सी टेबल बनेगी, पेरेंट टेबल बनेगी। तो पेरेंट टेबल हमने बना ली यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या रखेंगे, डिपार्टमेंट। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हो गया डिपार्टमेंट, DID होगी, DID हमने इंटीजर में ले ली और इसको यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर दिया है। दूसरा हमारे पास डिपार्टमेंट का नेम हो गया, वो हमने वेर केयर में करना है, ठीक है। वेर केयर में मान लिया 20 का लगा के ये कर दिया। ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई है।
अब हमें क्या बनाना है, दूसरी टेबल बनानी है चाइल्ड वाली। तो टेबल का नाम हमारे पास क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है EMP। EMP तो शायद पहले से बनी हुई है तो उसको ड्रॉप मार लेते हैं पहले, ड्रॉप टेबल EMP। EMP 5 बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल EMP 5 ले लेते हैं हम। यहाँ पे 5 तक तो बनाई नहीं ना हमने, कितने तक बनाई थी, 4 तक बनाई थी पहले। तो EMP 5 ले ली, उसमें हमने एक EID ले ली है, EID में इंटीजर कर दिया, उसको प्राइमरी की कर दिया है, और एक एम्प्लॉय का नाम ले लिया है, उसको varchar 20 हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा, अब हमें प्राइमरी वो फॉरेन की ऐड करनी है। तो फॉरेन की कैसे ऐड होगी, या फॉरेन की का जो है हमारे पास डायरेक्ट नहीं, हम ऐसा नहीं कि DID लिख दी और इंटीजर लिख दिया फॉरेन की बन गई, वो कॉलम तो ऐड हो जाएगा लेकिन वो कॉलम फॉरेन की नहीं होगा। फॉरेन की करने के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। पहले लिखेंगे आप कीवर्ड लिखेंगे फॉरेन की का, ठीक है, उसमें उस कॉलम का नाम लिखेंगे, जो भी कॉलम आपको फॉरेन की के नाम से बनाना है, ठीक है। तो वो हम कॉलम यहाँ पे लिखेंगे और फिर रेफरेंस देंगे कि वो किस टेबल के कौन से कॉलम से हमारे पास मैच होना चाहिए। तो पहले तो हमने यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एंटर करते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं। एक DID नाम का यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, इंटीजर टाइप का ही रहेगा। DID हमारे पास यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी है, ठीक है। कोमा लगा देते हैं। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरेन की। फॉरेन की स्पेलिंग EI होती है या आई, EIGN है, की फॉरेन की होगी। फॉरेन की किसको बनाना, DID को, ठीक है। ये जैसे हम प्राइमरी की लिखते थे, सेम फॉरेन की लिख दी, कोई बड़ी बात। तो बेटा इस ये लिखा हमने यहाँ पे फॉरेन की, और फॉरेन की में जैसे प्राइमरी की में प्राइमरी की और कॉलम का नाम लिख देते थे, ऐसे ही फॉरेन की में फॉरेन की और उसका नाम लिख दिया हमने, कॉलम का नाम। अब हमें इसमें भी अगर कोमा हटा देंगे तो ये चल जाएगी, जैसे DID इंट और फॉरेन की डायरेक्ट लिख दे। तो हाँ, यहाँ पे अगर लास्ट में यूज कर रहे तो हो जाएगा, अगर बीच में था ये वाला कॉलम तो कोमा लगाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रेफरेंसेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है ना, रेफरेंसेस की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है REF होती है या ठीक है, PR होती है ये हो गया। रेफरेंसेस कौन सी टेबल से है, उस टेबल का नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट उस टेबल के कौन से कॉलम से बनाना, DID से बनाना, ठीक है। ये चीज लिखेंगे तभी फॉरेन की बनी। अगर आप नॉर्मल इतना ही छोड़ देंगे सेम कॉलम का, उसका मतलब फॉरेन की नहीं होता, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास सारी स्पेलिंग सही है तो टेबल हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्क क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि फॉरेन की एक्चुअल में ये वर्क कर रही है। हमारे पास डिस्क्राइब DEPT हमने कर दिया, उसमें हमारे पास ये है, और डिस्क्राइब हमने जो है ये कर दिया EMP 5। टेबल में हम डेटा एंटर करेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें MUL लिखा आ रहा है, ये फॉरेन की है, मल्टीपल टेबल्स के अंदर ये यूज हो रही है। अब यहाँ पे पहले हम चलते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, उसमें वैल्यूज डालते हैं 101 और IT, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 102 और एडमिन। ये दो हमने यहाँ पे रो बना दी है। और अब हमारे पास सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। समझ आ रहा है ना सभी को, ये हमारे पास बन गई। मतलब आपको जब एग्जाम्पल फॉरेन की का आप दिखाओगे, वो जो मैंने फिगर बनाई थी 2 टेबल वो दिखा दो, और ये वाली क्वेरी लगा दो, ये 2 क्वेरी, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता दिया, ये 2 क्वेरी लिख दी आपने, हो गया आपका। ये डेटा एंट्री करना तो वो तो आपने फिगर में टेबल में बता दिया, यहाँ करने की क्वेरी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ केवल ये 2 क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखनी बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है EMP 5।
तो EMP5 में वैल्यूज एंटर करते हैं। 1 नंबर लिखा हमने और 1 नंबर पे हमने राम लिखा और वैल्यू 101 डाल दी। ठीक है, 101 क्या है, डिपार्टमेंट की आईडी। एंटर हो गया ये। ठीक है, EMP5 पे आ जाते हैं। EMP5 अब अगर आप यहाँ पर 103 करने लगे, ठीक है, आईडी चाहे आपने यहाँ पे कर दी 2, ठीक है, और नाम कर दिया राज। ठीक है, फॉरेन की क्या कर दी, 103 कर दी आपने। एंटर करोगे होगी नहीं। ठीक है, क्या वो कह रहा, फॉरेन की कंस्टेंट आ गया यहाँ पे कि आपके पास जो है 101 या 102 ही वैल्यू हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, 103 ये नहीं, इसी को बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप 102 लिखोगे तो हो जाएगी ये। एंटर हो गया यहाँ पे। अब एंटर कर चेक करोगे तो ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लिया मैंने यहाँ पे 3 नंबर डाला और 3 नंबर पे हम यहाँ पे कॉलम के नाम भी लिख लेते हैं। आईडी लिखना चाहता हूं मैं और नाम लिखना चाहता हूं मैं, फॉरेन की वैल्यू ही नहीं देना चाहता। ठीक है, मुझको नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट में है, सैम बंदा है, कौन से डिपार्टमेंट में हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमने वो खाली छोड़ दिया डिपार्टमेंट का। छोड़ दो, फॉरेन की नल हो सकती है। आईडी नहीं है क्या इसमें, कॉलम का नाम EID था, EID और ये नेम था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप देखोगे तो नल आ गया यहाँ पे। ये डुप्लीकेट भी हो सकती है फॉरेन की, नल भी हो सकती है, कितने भी नल हो सकते हैं, कितनी भी बार डुप्लीकेसी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपने 4 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे राजू लिख के उसको भी 102 डिपार्टमेंट का कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, इंसर्शन एनोमली समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे डिलीशन एनोमली करते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हम यहाँ पे IT डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट हटाओ यहाँ से। ठीक है, इस वाली 101 नंबर को हटा दो यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे वो करने लगे कि भाई डिलीट कर दिया हमने, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और क्या करना हमारे पास, डिलीट करना हमें फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर। पहले ये वाली क्वेरी बताओ आप, चलेगी या नहीं चलेगी। डिपार्टमेंट ID इक्वल काम टू, करेंगे तो सब कुछ डिलीट नहीं कर देगा। वही तो मैं पूछ रहा, चलेगी या नहीं बताओ। सर नहीं चलेगी। यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे एरर आएगी या स्टार पे एरर आएगी। वेयर की कंडीशन का यूज नहीं रह गया ना। वेयर की कंडीशन का मतलब स्टार लगने से वेयर की, स्टार रो पे काम करता है, कॉलम पे काम करता है, कैसे काम करता है? नहीं चलेगी। पहले तो ये एरर है ही, लेकिन एरर कहाँ पर है ये बताना आपको। चलेगी तो बना रखी है ना वहाँ पे। एंटर करा, देखो हमारे पास स्टार में एरर आया। भाई ये जो है हमारे पास जो डिलीट कमांड है, डिलीट में क्या स्टार लगाते हैं? डिलीट में तो पूरी रो होती है, जितने भी कॉलम है उस रो में सारे डिलीट होंगे, तो आपको कॉलम को स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। डिलीट के बाद कॉलम का नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो हमारे पास डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम होता है डायरेक्टली। अब यहाँ करेंगे, अब हमारे पास एरर आएगी फॉरेन की। ठीक है, कौन सी एरर आएगी? फॉरेन की, डिलीशन एनोमली आएगी अब हमारे पास। तो अब यहाँ पे फॉरेन की एरर आई, ये है फॉरेन की। तब तो गलत सिंटैक्स था हमारे पास, सिंटैक्स ही गलत था, स्टार तो लगता ही नहीं वहां पे। यहाँ पे सिंटैक्स हमारे पास सही है, लेकिन फॉरेन की बनी हुई है क्योंकि, तो आपके पास, इसलिए ये डिलीट नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है किसका? फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब अगर हमें मान लिया यहाँ पे बात करनी है, बात करते हैं अब हैविंग वगैरह की और ग्रुप बाई की करते हैं। हैविंग से पहले आता है ग्रुप बाई, ग्रुप बाई के बाद हैविंग होता है। आपके पास डिफरेंस पूछा जा सकता है, हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है, और फिर हम ज्वाइन करेंगे। ये 3 टॉपिक हमारे पास मेन टॉपिक बचे हुए हैं, इन टॉपिक को कर लेंगे, आपके सारे असाइनमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो
तो अगर हम ग्रुप बाई की बात करें तो ग्रुप बाई जो है हमारे पास एक क्लोज होता है, क्वेरी नहीं है। क्वेरी होती है जैसे सेलेक्ट, जो स्टार्ट हो रही है, जहां से जिस कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है वो क्वेरी है, ठीक है। और जो हमारे पास बाद में उसमें लग रही है, जैसे चाहे लाइक वाले करो या कोई भी ऑपरेटर, वेयर हो गया, ग्रुप बाई हो गया, ऑर्डर बाई हो गया, ठीक है, या हमारे पास आप लिमिट वगैरह करो, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो आप उन सब को भी पढ़ना कि लिमिट कैसे लगती है, वेयर के साथ सारे ऑपरेटर की आप प्रैक्टिस कर लेना, ऑर्डर बाई की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हर चीज को मैं यहाँ पे डीपली तो पढ़ाऊंगा नहीं, कितना वो मतलब इजी है, आपके पास वीडियो वैसे अपलोड है ही वहां पे, आप उनको देख के कर लेंगे उनको, ठीक है। करी भी होंगे उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट ज्यादा नंबर के और ज्यादा इंपोर्टेंट ही आने के पूरे चांसेस है, उन पे हम फोकस करते हैं पहले अभी ग्रुप बाई पे। तो ग्रुप बाई का मतलब होता है जो ये ऐसा क्लोज है जो हमारे पास ग्रुप ऑफ रोज पे काम करता है, ठीक है। इसको मल्टी रो फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनको मल्टी रो फंक्शन भी बोलते हैं, एक साथ मल्टीपल रोज पे जो काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मैक्स, मीन वगैरह जो हमने कल पढ़े थे एग्रीगेट फंक्शन, वे भी सारे ग्रुप पे ही काम करते हैं। ग्रुप बाई कब यूज होता है, क्या उसका तरीका है यूज करने का, अगर मल्टीपल रोज पे एक साथ आपको कुछ चीजें निकालनी है तो ग्रुप बाई। सिंटैक्स क्या होगा, पहले सेलेक्ट यूज करते हैं, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम कीवर्ड आता है। अगर कीवर्ड का सीक्वेंस हमें देखना तो पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाई, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर आप ऑर्डर बाई लगाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई की अगर बात करी जाए तो सबसे बाद में लगता है, ऑर्डर बाई के बाद केवल लिमिट यूज हो सकती है। लिमिट वाला क्लोज जो है कीवर्ड जो है केवल वो ऑर्डर बाई के बाद चलता है। बाकी अगर आप टेबल के उसमें सेलेक्ट में मतलब कुछ भी चीज लिखते रहो तो ऑर्डर बाई को सबसे लास्ट में ही लिखना है आपको, बस उसके बाद में लिमिट ही लिख सकते हो आप कि आपको 2 रो सेलेक्ट करनी या 3 रो सेलेक्ट करनी। लिमिट का मतलब होता है ऊपर से, नीचे से, बीच में से कोई रो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान लिया कोई टेबल दी हुई है, आपसे पूछा गया कि उसमें जो है मेल कैंडिडेट कितने वो निकाल लो, फीमेल कितने वो निकाल लो, ठीक है, ग्रुप के अकॉर्डिंग। भाई एक जेंडर नाम का मान लिया कॉलम है तो मेल फीमेल अलग अलग कर दो। सिटी नाम का कॉलम है तो दिल्ली के बताओ कितने हैं, ठीक है, या नोएडा में कितने रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप। तो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हम अगर ग्रुपिंग के थ्रू यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पे हम कर सकते हैं। ये आपने अगर डीबीएमएस में इंडेक्सिंग पढ़ी है तो क्लस्टर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ग्रुप बाई पे ही काम करता है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग हम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल बनी हुई थी एक, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्ट, यही वाली ले लेते हैं, स्टार फ्रॉम EMP नाम, EMP5 नाम की टेबल है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये जो EMP5 वाली टेबल है हमारे पास, इसमें क्या है, DID दी हुई है हमारे पास, DID 101, 102 और ये दी हुई है। तो हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके हमें बताया जाए डेटा क्या है। तो मैंने लिखा जैसे सेलेक्ट करना हमें, ठीक है, क्या सेलेक्ट करना, हमें काउंट करके बताइए कि कितनी DID है, DID, ठीक है, या कितने एम्प्लॉय, कोई सा भी कर दे, एम्प्लॉय काउंट कर, ई नेम कर या EID कर दी हमने, काउंट करे EID फ्रॉम EMP5 नाम की टेबल से, ठीक है, और ग्रुपिंग कर ले वो ग्रुप बाय DID, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया इसने, देखो 1 1 2 ये आंसर आया। अब इसमें ये प्रॉब्लम है हमारे पास, 1 1 2 है क्या भाई, ये एक कौन से ग्रुप का कौन सी DID को बता रहा है, ये एक कौन सी को, ये कौन सी को। तो जब भी आप ग्रुपिंग की करने को, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास ग्रुप बाई फंक्शन जो है एग्रीगेट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो आप जो है किस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हो वो भी कॉलम यहाँ पे लिख दो,
जैसे DID भी बताए हमें और वो काउंट करके भी, तो हमें पता चल जाए कि भाई नल वाली एक एंट्री है, 101 वाली एक एंट्री इसमें, 102 वाली इसमें 2 एंट्री है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से ग्रुपिंग करी जाती है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे होती है कि अगर आपको हैविंग भी यूज करना, कि केवल वही एंट्री बताए जिसमें कम से कम 2 एंट्री हो, उन्हीं ग्रुप की डिटेल बताए, उन्हीं डिपार्टमेंट की डिटेल बताए जिसमें कम से कम 2 एंट्री हो। तो कम से कम 2 एंट्री 102 वाले में, तो हमें नल वाली या ये वाली नहीं चाहिए। ठीक है। तो या आप चाहते हैं कि हमारे पास नल वाली आए ना 101 और 102 वाली आए बस एंट्री, तो अगर आप यहाँ पे एक ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे हमने लगाया, डिफरेंस समझना चीजों में, कि अगर मैं कहता हूं कि वेयर DID इज नॉट नल, नल पे इज या इज नॉट हम यूज करते हैं, और फिर हमने कर दी, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास वैल्यू जो है नल वाली शो नहीं होंगी। ठीक है। वेयर जो हम लगाते हैं वो ग्रुप बाई से पहले लगाते हैं। अगर यही चीज मैं यहाँ पे लगाने लगता ग्रुप बाई के बाद में कि वेयर DID इज नॉट नल, तो सीक्वेंस आपको बताया था, सीक्वेंस क्या होता है, वेयर हमारे पास पहले आता है ग्रुप बाई से, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन काउंट में अगर नेम लगा देंगे तो कैसे आएगा? तो बेटा काउंट में नेम लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो भाई। नेम से क्या मतलब, वो तो काउंट तो नंबर बताएगा ना, तो नेम वाले कॉलम भी उतने ही होंगे, नेम थोड़ी शो करवा रहे आप। ई नेम था वो ई नेम रख दिया, हमें तो यहाँ पर जो है क्या शो करवाना है, DID शो करवाना है। ई नेम है ना, डी नेम लिखा है, तो यहाँ पर बताओ, ये बता दिया उसने, ई नेम लिख दो, उतनी एम्प्लॉय आईडी। आपका जो डाउट है वो बेटा ये है कि यहाँ पे ई नेम लिख दिया DID की जगह, तो क्या शो होगा। ठीक है, ये है ना आपका डाउट कि सर, और उसमें वो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। DID यहाँ पर तो जो भी रख रहे हैं वो तो रो को काउंट कर रहा है, कॉलम में कितनी वैल्यू उनको काउंट कर रहा है। ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा, DID नहीं चलेगा। जो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा वही नाम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो तब हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसको ग्रुपिंग कर रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और उसमें जो भी ग्रुप में पहली वाली एंट्री है वो बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, DID। अब देखो, लेकिन इसमें एक हमारे पास वो है कि भाई आप यहाँ पे चाहे इसमें तो काउंट में तो कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर उसमें नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू होंगी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमने ये तो रख लिया कि नल वाला हटाना, लेकिन अगर मुझको चाहिए केवल 2 नंबर वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि जो एक काउंट होके आ रही वो दो हो कम से कम। ठीक है, तो अब हमें हैविंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेयर के साथ ग्रुप बाई फंक्शन यूज नहीं होते। वेयर के साथ का मतलब क्या है भाई, वेयर के साथ तो हमने यहाँ भी ग्रुप बाई लगाया था, ऊपर जो हमने अभी किया था वेयर लगाया यहाँ पे। ठीक है, और ग्रुप बाई वो एग्रीगेट फंक्शन भी लगाया। तो यहाँ से मतलब नहीं है, वेयर के अंदर जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में नहीं काम करते। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन वेयर की कंडीशन में काम नहीं करते। नॉर्मली हमको पढ़ा दिया जाता है ऐसे कि वेयर के साथ नहीं होते। साथ कहाँ साथ नहीं होते, कॉलम के नाम में लिख सकते हो, ग्रुप बाई वगैरह जब आप कर रहे हैं तो वहां पे इस तरीके से लिख सकते हो नॉर्मली, या आप सम निकाल रहे, एवरेज निकाल रहे, कुछ भी निकाल रहे, ग्रुप बाई भी नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ पर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं और बाद में वेयर कर सकते हैं। वेयर की कंडीशन में नहीं लगा सकते ग्रुप बाई, वो एग्रीगेट फंक्शन, वेयर की कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन नहीं होते, उसके लिए हमें हैविंग लगाना पड़ता है। और हैविंग क्या होता है, ग्रुप बाई के बाद में होता है। हमें यहाँ पे हैविंग में क्या करना है कि हमारे पास जो हमने काउंट DID करी है तो वो क्या होनी चाहिए, कम से कम
2 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, केवल वही वाली डिस्प्ले हो। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ऑर्डर ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे किस ऑर्डर से काम करेगा, पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, अगर वेयर लगा रहे तो वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, ठीक है। हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस है, हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज हो जाते हैं, वेयर के साथ नहीं होते। वेयर जो है हमारे पास कब यूज करा जाता है, ग्रुप बाय से पहले, हैविंग ग्रुप बाय के बाद। जो हमारे पास हैविंग होता है वो मल्टी रो पे भी यूज किया जाता है, ठीक है, जबकि वेयर जो है वो सिंगल रो पे काम करता है, 1 बाई 1 काम करता है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पास वेयर है वो प्री फिल्टर है, फिल्टर होने से पहले ही काम कर लेता है, ग्रुपिंग से पहले ही काम कर लेता है, जबकि ये ग्रुपिंग होने के बाद काम कर रहा है, तो ये पोस्ट फिल्टर में काम करता है, ठीक है। तो इस तरह के आप डिफरेंसेस इसमें बता सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया और ये नीचे वाला, ये 2 क्वेरी से आप एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं किस तरीके से हमारे पास हैविंग काम करेगा, कैसे ग्रुप बाय काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो उसके लिए ज्वाइन होता है, ज्वाइन का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ज्वाइन जब टॉपिक की बात करते हैं तो उसके लिए मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, मतलब आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करना पड़ेगा, तभी हमें ज्वाइन करना। अब जैसे हमारे पास 2 टेबल हमने यहाँ पे बना दी थी, देखो भाई ज्वाइन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन हमारे पास क्या होते हैं, जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा सेलेक्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं ज्वाइन का। तो ज्वाइन हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए आप कितनी तरह के होते हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन। एक तो होता है इनर जॉइन, ठीक है, और एक होता है आउटर जॉइन। मेन तो ये है इनर जॉइन के अंदर ही हमारे पास, फिर आप चाहे इक्वी जॉइन या नेचुरल जॉइन यूज कर लो, फिर हमारे पास एक कैटेगरी होती है आउटर जॉइन की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक इनर जॉइन है और हमारे पास एक आउटर जॉइन है, ठीक है। आउटर जॉइन में हमारे पास 3 तरह के हम नॉर्मली यूज करेंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन और हमारे पास एक फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन जो है यहाँ पर बेसिकली एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में काम नहीं करता डायरेक्टली, तो ये हमें यूनियन के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट का यूनियन बना के हम इसको कर सकते हैं। इनर जॉइन में हम एक तो नॉर्मल इनर जॉइन, स्टैंडर्ड इनर जॉइन होता ही है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड इनर जॉइन है, इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे बात करेंगे इनमें इनर जॉइन के अंदर ही कि एक हमारे पास इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, ठीक है, इनकी बात करेंगे। देखो वैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वे में तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके ही ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिना फॉरेन की के भी क्या हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है, बिना फॉरेन की के भी हो सकता है अगर आप करें तो नॉर्मली, मतलब 2 टेबल हैं उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तब भी हम कर सकते हैं, ज्वाइनिंग तब भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सारी ज्वाइन नहीं हो सकती तब। अगर सारी की सारी ज्वाइन करनी है हमें तो हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 2 टेबल में कम से कम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। जब आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया जाता है तो वहां टेबल को हम मल्टीपल टेबल में ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये बताया जाता है कि कॉमन कॉलम रखो एक, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉमन कॉलम रखेंगे
तो सारे ज्वाइन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो हमारे पास कुछ ज्वाइन परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्वाइन का काम ये होता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब डेटा को मल्टीपल टेबल्स में रखना होता है, एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर दिया, अब उन मल्टीपल टेबल से हमें डेटा को फैच करना है। ठीक है, कि कुछ डेटा एक टेबल में, कुछ डेटा दूसरी टेबल में, तो मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन केवल कॉमन कॉलम पे ही काम करता है। इसमें हमें कोई कंडीशन वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। दो टेबल है, दो टेबल में वो खुद ही देख लेगा कौन से दो कॉलम सेम है, उन दो कॉलम में जो भी सेम वैल्यू होगी उसी पे है वो काम करेगा। जब हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की, तो इनर का मतलब है हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन वाली चीज पे वो काम कर रहा है। इनर ज्वाइन क्या है, अगर एक टेबल T1 है, एक टेबल T2 है, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो इनर ज्वाइन कहलाएगा। अब इसमें नेचुरल ज्वाइन का मतलब ये होता है कि केवल कॉमन कॉलम की कॉमन वैल्यूज पे, सेम वैल्यूज पे काम करेगा। ठीक है, इक्वी ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन वो ज्वाइन होता है जो हमारे पास कंडीशन बेस पे काम करता है। आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है, नेचुरल ज्वाइन में कोई कंडीशन नहीं देने की जरूरत होती, इक्वी ज्वाइन में कंडीशन देनी होती है। यानी अगर दो टेबल हैं T1 और T2, इनमें कॉमन भी नहीं है कॉलम, एक में प्राइमरी की मान लिया आईडी है, दूसरे में रोल नंबर है, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एक हमारे पास जो है स्टूडेंट नाम की टेबल है, और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमने ये करा कि कुछ एम्प्लॉय स्टूडेंट जो है जॉब भी करते हैं, वहां पे उनको एम्प्लॉय आईडी मिली हुई है, स्कूल में जो है उनको वो रोल नंबर मिले हुए हैं, और उनको हमें फैच करना है दो टेबल से डेटा, तो वो आप इक्वी ज्वाइन से कर सकते हैं। इक्वी ज्वाइन में अलग अलग कॉलम से भी हम डेटा के को फैच कर सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन इक्वल टू की हो, इक्वल टू की कंडीशन लगा रहे, इक्वल टू के अलावा जो कोई कंडीशन आप लगा रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन या कोई और, तो वो हम नॉर्मल इनर ज्वाइन बोल देते हैं उसको। स्टैंडर्ड उसमें कोई सी भी कंडीशन आप लगा सकते हो कि हमें ऐसा डेटा फैच करना जो T1 में T2 से बड़ा हो, T2 में T1 से, बस कॉमन के बारे में जब हम बात करें, इंटरसेक्शन के बारे में, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इनर ज्वाइन, जहां पे इंटरसेक्शन की बात। अब आउटर ज्वाइन क्या होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमारे पास की लेफ्ट वाली टेबल जो होगी, इसमें टेबल को जब हम क्वेरी में लिखेंगे तो उनका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेफ्ट वाली टेबल से डेटा हम फैच कर रहे हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जाएगा। अगर राइट वाली टेबल से सारा डेटा आ रहा है हमारे पास तो राइट आउटर ज्वाइन में। इनमें जो लेफ्ट वाला आउटर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट वाली टेबल का सारा, राइट का केवल कॉमन डेटा आया है। इसमें जो राइट आउटर ज्वाइन हम करेंगे तो उसमें राइट वाली का सारा डेटा आएगा, लेफ्ट वाली का केवल कॉमन आएगा। और फुल आउटर ज्वाइन मतलब यूनियन है और उसमें दोनों टेबल का सारा डेटा फैच हो जाता है, T1 और T2। ज्वाइन बिना कार्टिजन प्रोडक्ट के नहीं होते, ज्वाइन होने से पहले कार्टिजन प्रोडक्ट करी जाती है, और कार्टिजन प्रोडक्ट से जो डेटा हमारे पास बनता है, नई टेबल हमारे पास बनती है, उस पे ज्वाइन परफॉर्म होता है। ज्वाइन बाय डिफॉल्ट कार्टिजन प्रोडक्ट कर देता है। इंटरनली इसका वर्किंग जो है, कार्टिजन प्रोडक्ट पहले होता है, उसके बाद ज्वाइन परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास, हमने अभी एक टेबल बनाई थी डिपार्टमेंट की और एक टेबल बनाई थी हमने एम्प्लॉय की। ठीक है, ये दो टेबल थी हमारे पास। इन दो टेबल पे हम पहले कार्टिजन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है, या एक ज्यादा बड़ा ध्यान जगह नहीं बचेगी, मैं छोटी सी टेबल बना देता हूँ समझाने के लिए। T1 T2, यहाँ पे A है B है कॉलम के नाम। ठीक है, इस टेबल में C और D है, कॉमन भी नहीं रखे हैं हमने, अभी नॉर्मल रखे हैं। ठीक है, अब इसमें डेटा है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है राम राज, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है 2 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली नोएडा।
ये वाला डेटा। सबसे पहले अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें T1 और T2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कॉलम बनेंगे A B C D, ठीक है। दोनों टेबल में जितने कॉलम है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है कॉलम ए है, इसमें बी है, तो ए प्लस बी हो जाएंगे टोटल। इसमें एम है, इसमें एन है, तो एम प्लस एन कॉलम हो जाएंगे टोटल, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है पहले इसकी इससे होगी, फिर इसकी भी इससे होगी, सबकी होगी। मतलब अगर इसमें m रो है, इसमें n रो है, तो m इंटू एन बन के आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यानी 1 राम लिखा पहली वाली टेबल का, उसका कॉम्बिनेशन दोनों के साथ, ठीक है। 3 नोएडा के साथ भी, ठीक है। और ये हमारे पास 1 राम ही है, तो इसके दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे 2 राज का भी दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 2 3 दिल्ली और नोएडा। तो ये जो डेटा आया हमारे पास, ये डेटा क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जब हम इसमें ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, तो ज्वाइन मान लिया मैं इस ए और सी के बेस पे कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों वैल्यू किस में इक्वी ज्वाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है। अगर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना तो इस पे नहीं होगा, नेचुरल ज्वाइन करना तो इसको भी आपको ए बनाना पड़ेगा। इसको ए बना दिया तो अब आप इससे चाहे नेचुरल भी कर लो, अपने आप भी ये वाली लाइन दे देगा। भाई कॉमन ए और ए में देखेंगे क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकल गया, ठीक है। इक्वी ज्वाइन में आप कंडीशन में बता सकते हो, अलग अलग भी हैं, तो कि इसकी इस टेबल का ए देखो, इस टेबल का सी देखो, तो तब हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम आज कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देख लेते हैं, फिर बाकी चीजें कल समझ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये छोटी सी टेबल ले लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने T1 रख लिया, उसमें एक ए इंटीजर में और बी वैर स्क्रीन नहीं आ रही, बी हमने कर दिया यहाँ पे वैर में इस तरीके से, ठीक है। ये वाली टेबल बन गई। दूसरी टेबल हमारे पास T2 बन गई है, ठीक है। मैंने अभी कोई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा, ऐसे ही लिख दिया, इसमें ए लिख दिया इंटीजर में, उसमें डी लिख दिया वैर ये 2 टेबल लगा दी यहाँ पे, ठीक है। सेम नाम लिख दिए तो हमारे पास उससे भी काम चल जाएगा, बस वो डिलीशन एनोमली और इंसर्शन एनोमली नहीं चलेगी बस हमारी, ठीक है। अब हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू T1 में हमने कर दिया 1 में राम और वैल्यू 2 ले ली, 2 में कर दिया हमने राज। वैल्यूज लिखे भी हो जाएगा क्या? नहीं वो तो लिखेंगे, वैल्यूज कीवर्ड नहीं लिखा ना, वैल्यूज भी लिख सकते हैं, खाली वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों से चल जाएगा। T2 पे चलेंगे हम, यहाँ पे T2 में आ जाते हैं। T2 में हमने एक 2 नंबर पे नोएडा लिखा, दिल्ली लिख देते हैं यहाँ पे, और एक 3 नंबर लगाया, और 3 नंबर पे हम यहाँ पे नोएडा लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 टेबल हमारे पास बनकर तैयार होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, ये आ गई बेटा, ठीक है। कल बच्चे पूछ रहे थे भाई कि किस तरीके से हमारे पास वो होता है, ज्वाइन होता है, ठीक है। अब समझ लो यहाँ ध्यान से, सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर स्टार फ्रॉम T1, T2, ऐसे आपने लिख दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होके आ जाएगा। तो देखो जो हमारे पास 1 राम है उसके पास दिल्ली भी है, और 1 राम के साथ नोएडा भी है। ऐसे ही 2 राज के साथ दिल्ली भी है, और 2 राज के साथ नोएडा भी है। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, 2 टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो कोई भी ज्वाइन होता है उसमें इंटरनली पहले ये काम जरूर होता है, अपने आप ही हो जाता है। इसके बेस पे जो ये नया टेबल बन के आई है, इस पे हमारे पास ज्वाइनिंग होती है। तो जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो कॉमन चीज हमारे पास केवल पहले वाले में, इसमें ए है, यहाँ भी ए है, ए में 2 वैल्यू केवल इस पे सेम है, तो यहाँ पे सेम है, तो यही निकल के आएंगी। जैसे हमने यहाँ पे करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, T1 और फिर लिख देंगे नेचुरल ज्वाइन, यहाँ पे कर दिया T2, इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन हमारे पास 2 राज दिल्ली आ गया। जब नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो डुप्लीकेट कॉलम हट जाते हैं, ठीक है, यूनिक ही आएंगे, ए को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। कार्टिजन प्रोडक्ट में चाहे डुप्लीकेट हो कैसे भी हो सब आते हैं। m+n बताया कार्टिजन प्रोडक्ट, और रो हो जाती हैं T1 इंटू T2, ठीक है, यानी अगर mn मानेंगे तो m इंटू n हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं बतानी पड़ी, इसको हमने ये नहीं बताया कि भाई तू ए वाले कॉलम चेक कर या तू कॉमन वैल्यू चेक कर, वो खुद ही समझदार है इतना, उसने सारी चीज खुद कर ली। पहले उसने क्या करा, कार्टिजन प्रोडक्ट करा, कार्टिजन प्रोडक्ट में जो कॉमन कॉलम है उसकी कॉमन वैल्यूज को रिटर्न कर दिया, उस वाली रो को रिटर्न करेगा, डुप्लीकेट इसमें नहीं होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें इनर ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे कर दिया इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन लिखने से कार्टिजन प्रोडक्ट ही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। क्यों आएगा, जब तक आप कंडीशन नहीं देंगे। अब यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ती है। देखो अगर आप यहाँ पे इक्वी ज्वाइन कर दिया है, हमने इक्वी ज्वाइन लिख दिया, तो इक्वी ज्वाइन पे भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा कि जब वेयर कंडीशन लगाई हमने और हमने बता दिया यहाँ पे चाहे कॉलम अलग अलग भी नाम हो, कोई भी हो, आपने बता दिया इक्वल टू की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, तो ये इक्वी ज्वाइन हमारे पास बन गया। इसमें अगर आप यहाँ पे ऑन लिख देते हैं, वेयर की जगह ऑन लिख देते हैं, तो भी हमारे पास काम चले। इनर ज्वाइन में ऑन और वेयर दोनों कीवर्ड काम करते हैं, लेकिन आउटर ज्वाइन में केवल जो है ऑन ही काम करता है, वेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। इनर ज्वाइन में ऑन भी काम करता है, वेयर भी काम करता है। आउटर ज्वाइन में हमारे पास ओनली कौन सा कॉलम काम करता है, वो कौन सा कीवर्ड है, ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर ज्वाइन हो गया। अब देखो हमारे पास जैसे ये हमने इनर ज्वाइन निकाला, ये टोटल हमारे पास कार्टिजन प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। अब हमने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक है, ग्रेटर देन का, तो मतलब T1.a ग्रेटर देन होना चाहिए T2.a के। बताओ कौन कौन सी रो आएंगी, यहाँ तो बराबर है, ये तो नहीं आएंगी, यहाँ पे ऐसे तो कोई भी नहीं आएगी, कोई सी भी नहीं आएगी, एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ हमारे पास कोई सी भी रो नहीं है। अगर लेस देन कर देंगे तो अब आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक ये वाली आएगी, ये लास्ट की तीनों आ जाएंगी, ठीक है, लास्ट की तीनों आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब इस एक्टिव ज्वाइन पे काम क्यों नहीं कर रहा है सर, ये इक्वल टू की कंडीशन पे तो काम करता है। सर आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज बंद हो गई। आ तो रही है बेटा आवाज, तुमने आ तो रही बेटा, आवाज आ रही है ना बाकी को? सर एक बार ये बता दो सर, इसमें कितने कॉलम आए और इक्वी ज्वाइन में क्या मतलब कॉलम कितने आएंगे सर इनमें? देखो जब आप यहाँ पर कर रहे हैं कॉलम, जब इनर ज्वाइन में ये कंडीशन लगा देते हैं तो दोनों टेबल के आएंगे, जो कार्टिजन प्रोडक्ट होके आ रही, तभी नेचुरल ज्वाइन में हमारे पास जो कॉमन वाला वो हट जाता है, एक ही बार आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास इनर ज्वाइन है या इक्वी ज्वाइन है, ये फिर हमारे पास कॉमन कॉलम का इन पे कॉन्सेप्ट नहीं होता, अलग अलग भी कॉलम है ये तब भी काम करते हैं। तो इसमें दोनों टेबल के अगर स्टार लगा रखा तो सारे ही आएंगे, अगर आप स्टार की जगह सेलेक्ट करना चाहो ये वाला कॉलम तो वो वाला आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास इनर ज्वाइन की इक्वल टू की कंडीशन होती है वही हमारे पास इक्वी ज्वाइन हो जाती है, इक्वल टू की कंडीशन। बाकी हमारे पास स्टैंडर्ड, हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन। तो ये कार्टिजन प्रोडक्ट ही देते हैं। मतलब एक ज्वाइन लिखेंगे तो वहाँ मतलब वेयर कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, वो केवल कार्टिजन। बेटा अगर यहाँ पे आपने इनर की जगह बेटा इक्वी लिख दिया तो हमारे पास अब
कंडीशन नहीं लगाएंगे, फिर नहीं चलेगा। ठीक है, इक्वी जॉइन अगर खाली लिख रहे तो वो केवल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दे रहा है। ठीक है, जो कार्टेशियन नहीं इस पर ये जो तो क्वेश्चन चलेगा वो और इक्वल टू वाले बेटा, फिर वो इनर जॉइन करके, इनर जॉइन का ही तो पार्ट है वो। इनर जॉइन में हम कीवर्ड से नहीं चलेगा, इनर जॉइन में ही अगर इक्वल टू लगा देते हैं तब वो काम करेगा। फिर इसी को बोलेंगे, इक्वी जॉइन लिख के नहीं करेंगे। इक्वी जॉइन लिखने के बाद हमारे पास कोई वेयर या ऑन वगैरह ये हमें यूज नहीं करनी है भाई। हमने अगर ये डुप्लीकेट कॉलम कौन सी उसमें हटा था, कौन सी कंडीशन में? डुप्लीकेट कॉलम बेटा उसमें हटता है नेचुरल जॉइन। वाले में ठीक है, अगर आप इक्वी जॉइन लगा के कंडीशन लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इक्वी जॉइन केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल वो इनर जॉइन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, लेकिन इनर जॉइन के साथ कंडीशन लग जाती हैं। ठीक है, इक्वी में नहीं लगेंगी कंडीशन। तो इसीलिए हम केवल इनर जॉइन के उस वाले केस को जहां पे इक्वल टू की कंडीशन लगा देते हैं उसको बोल देते हैं कि ये इक्वी जॉइन हमारे पास इक्वल टू से दे रहा। आउटर जॉइन देखो कैसे काम करता है। अगर हमने ये वाला डेटा है तो सेलेक्ट करा, लेफ्ट आउटर जॉइन हमें सेलेक्ट करना, स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, वो ये कर देते हैं ईएमपी, ईएमपी नहीं है यहाँ पे तो वो है T1 और लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन लिख दो या लेफ्ट आउटर जॉइन लिख दो, लेफ्ट जॉइन T2। ठीक है, और कंडीशन लगा दो वेयर कि जो भी आपको कंडीशन लगानी है, वेयर नहीं लगेगा इसमें, ऑन लगेगा बस, ऑन T1 का A। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास, T1 का A मैंने कह दिया कि लेस देन हो T2 के A से। ठीक है, इस तरह कैसी भी जो कंडीशन देनी वो हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन कर दिया तो राइट वाला हो जाएगा। कैसे आया एक बार बता दो। अभी बता देंगे। राइट कर दिया तो यहाँ पे राइट में भी आपके पास क्योंकि कंडीशन हमारे पास लेस देन की लगी हुई है, दोनों टेबल में डेटा है लेस देन वाला, तो आ जाएगा। इक्वल टू की लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे नल वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आएगा। बेटा देखो बता देते हैं, समझा देते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सेलेक्ट कर लेना क्या आएगा। ये ज्वाइन खत्म ही कर देते हैं हम। ये वाला हमारे पास बोर्ड पे सारे डाले हुए हैं। हाँ, ये वाला डेटा हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं लेफ्ट वाला कर रहा इक्वल टू की कंडीशन पे समझ लो आप। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली दो टेबल है, ये समझ लो। ठीक है, ये वाली दो टेबल दी हुई है, एक T1 है एक T2 है। मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहा, तो लेफ्ट वाले में क्या होता है, लेफ्ट का सारा डेटा आएगा, लेफ्ट का सारा डेटा आएगा। यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। तो लेफ्ट का डेटा हमारे पास क्या है, 1 राम और 2 राज। लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा, राइट वाली का केवल कॉमन डेटा। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 नंबर वाला। भाई हम कॉमन किस पे लगा रहे, ए पे कॉमन लगा रहे थे, तो 2 नंबर वाले में इसमें क्या है, 2 दिल्ली, ये हो गया। और ये वाला एक वाला है ही नहीं उसमें, तो उसकी जगह नल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम इसी को, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, अगर इसी को हम करते हैं राइट आउटर ज्वाइन में, तो राइट वाली टेबल का सारा डेटा। ठीक है, तो राइट वाली टेबल में मतलब 2 दिल्ली लिखा हुआ है और 3 नोएडा लिखा हुआ है। अब लेफ्ट वाली का कॉमन वाला यानी 2 राज यहाँ पे आ गया इसके साथ, ये 3 नंबर का उसमें है नहीं, तो उसकी जगह नल हो गया। ठीक है, ये बन गया, ये हो गया हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब अगर दोनों को ज्वाइन कर देंगे फुल आउटर ज्वाइन, तो इस वाली टेबल का भी पूरा, उस वाली टेबल का भी पूरा। इसमें एक के सामने कुछ नहीं तो एक के सामने उधर नल आ जाएगा, इसमें 3 के सामने कुछ नहीं तो 3 के सामने इधर नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्वाइन लगते हैं इस तरह से, आउटर ज्वाइन। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ समझ लेते हैं, ये वाली हमारे पास मेन टेबल उठा लेते हैं पहले
केवल नॉर्मल ज्वाइन कर लेते हैं, ये है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन पहले टेबल ही कर लेते हैं। ये वाली T1 टेबल है, ये वाली T2 टेबल है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम इस पे परफॉर्म करते हैं। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन इक्वल टू की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले का 1B और 2B, इसका केवल 2 वाला। लेफ्ट के साथ आउटर नहीं लिखना पड़ेगा या फिर ऐसे ही मर्जी है चलेगा? वो, लेफ्ट भी लिख, आउटर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ऑप्शनल है। समझ आ गया। 1 वाली केस जो है इस वाली टेबल में नहीं थी, ये वाली टेबल यहाँ पीछे देख लो जो मैंने आउटपुट लिखे हैं, ठीक है। तो 1 वाला हमारे पास डेटा इसमें नहीं था, तो यही आया था 1 राम नल नल 2 राज 2 दिल्ली, ठीक है। अब अगर आप राइट आउटर ज्वाइन लगाएंगे तो यहाँ पे राइट लिख दो, आउटर लिखना ऑप्शनल है आपके पास। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट 3 नोएडा के साथ नल नल आएगा, लेफ्ट में नल बन जाएगा। 3 नोएडा के साथ हमारे पास क्या हो गया, नल की केस हो गई। 2 वाले कॉमन थे, अब लेफ्ट में नल है, पहले राइट में नल था, ठीक है। यहाँ पे राइट वाली टेबल के सारे रो आएंगे, ठीक है। अब अगर हमें करना है फुल आउटर ज्वाइन, तो पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम यूनियन, ठीक है। और यूनियन लगा के उसके बाद हम यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो दोनों टेबल का डेटा आ जाएगा। तो जो डेटा नहीं था उस टेबल में तो वहां नल, ये इसमें नहीं है, इसमें। तो इस तरह से हमारे पास ज्वाइन होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ज्वाइन की, नॉर्मल सा सिंपल सी बात ही है, ठीक है।